आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। और इंडोनेशिया के दो प्रमुख द्वीप हैं, जावा और सुमात्रा। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता वह किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर। आप आगे जानिएगा इसको, आप ध्यान दीजिएगा। एक भारत और म्यांमार की जो सीमा है, और भारत और म्यांमार की जो सीमा है डियर, वह 1643 किलोमीटर लंबी, और ये सीमा अराकाम योमा पर्वत द्वारा तैयार होती है। कौन सा पर्वत है? अराकाम योमा पर्वत, उसके द्वारा। और चाइना यहाँ भी शरारत करता है। यहाँ पर अराकाम आर्मी एक संगठन है जिसको वह चाइना हथियार देता है, और उसका उद्देश्य है कि भारत में किसी प्रकार से सीमाओं पर अशांति पैदा करना। ये आपका वर्क है, दिस इज द वर्क ऑफ चाइना। तो मित्रों, यहाँ पर जो देश है ना, ये आपका म्यांमार। ये म्यांमार जो आप याद रखिएगा, म्यांमार की राजधानी है कौन? बर्मा पहले पुराना नाम था डियर। हाँ डियर। तो न्यू कैपिटल का नाम जरूर आप याद रखिएगा। और म्यांमार में दो चीज आप याद रखिएगा म्यांमार का। एक तो इसमें दो नदियां हैं। जैसे एक बार यूपीएससी में एक प्रश्न ऐसे बनाया था, ऐसे बना करके, और यहां पर ऐसे एक नदी निकाल दिया। इस नदी को यहाँ पर यक्स लिख करके पूछा था, ये जो नदी है इसका क्या नाम? तो सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य का थोड़ा सा हिस्सा बनाया था, और ऐसे बना करके वो आपका है निचवा, ये जो रहता है श्रीलंका, उसको लगा देता है, तो इजली पहचान में आ जाता है कि भारत का क्या है? मैप। अब इसी से पहचान के आपको बताना है। तो यहाँ भारत की जो सीमा है अराकाम योमा, उसके पास जो ये नदी है ना मित्रों, और म्यांमार में दो नदियां हैं, एक इरावती और एक साल्विन। ये दो नदियां हैं। तो जो हमारे बॉर्डर पर है उसका नाम है इरावती नदी, और एक और नदी है म्यांमार में, वह आपका साल्विन नदी है, साल्विन। ये नदी क्या है? इरावती। तो आप याद रखिएगा, म्यांमार में दो नदियां हैं, इरावती और साल्विन। भारत की जो सीमा है उससे सटी हुई जो नदी है, उस नदी का नाम क्या है? इरावती। क्या नाम है डियर? इरावती। अब डियर, दोनों नदियों के बीच में एक काफी जमीन उठ गई है, लेकिन वह समतल है। उठी जरूर है, लेकिन क्या है? समतल। तो ऐसा भूभाग जो समुद्र तल से 1000 मीटर की औसत ऊंचाई से ऊपर और प्लेन हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? पठार। वह क्या होता है? पठार होता है, उसको अंग्रेजी में प्लेट्यू कहते हैं। और इरावती और साल्विन, म्यांमार में दो प्रमुख नदियां हैं, नदियों के बीच जो पठार है, इसको शान का पठार कहते हैं। कौन सा पठार? शान का पठार, आप याद रखिएगा। और यहां भी मित्रों ना डियर, ये जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। आप पड़ोस के नाते ही हम लोग इसको याद करते हैं, नहीं तो यहाँ कोई विशेष स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं। हालांकि यहाँ पर अभी इस समय सेना का शासन चल रहा था पिछले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसका तख्ता पलट यहाँ की सेना ने कर लिया। आगे बढ़ेंगे। ये म्यांमार का एक बंदरगाह है सितवे। तो सितवे कलादान एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था, पिछली सरकार जो थी अब,
तो सितवे बंदरगाह से हम लोगों ने सोचा था कि इस बंदरगाह से हम लोग माल पहुंचाएंगे यहाँ सितवे, और सितवे से एक कालादान, एक नदी थी डियर, उस नदी से हो करके और हम लोग पूर्वोत्तर के राज्यों में इधर से जोड़ देंगे। तो हमारी सरकार ने आपका अलग अलग कई विकल्पों पर काम कर रही है। हमारा चिकन ने एक रास्ता चल ही रहा है, एक रास्ता भी हाल ही में मोदी जी ने ये आपका बांग्लादेश से समझौता किया है, एक सड़क बना रहे हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ेगा। और तीसरा जो हमारा है वह सितवे से कालादान परियोजना, ये भी चल रहा है। तो डियर इस तरह से हमारा पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए सरकार ने काफी ध्यान दिया है और बहुत तेजी से विकास का काम चल रहा है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, उसके बगल में डियर और वहां पर एक स्वर्णिम पैगोडा, एक जो मंदिर होता है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए, खास तौर पर वह इन एरियाओं में देशों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। कुछ ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे, फिर ला करके ऐसे मिला देते हैं। बौद्धिस्ट लोग इसमें ज्यादा रहते हैं। बौद्ध धर्म के लिए आपका ऐसा मंदिर के रूप में बनाने का काम किया जाता है। इसको बोलते हैं डियर आपका, ये बौद्ध मंदिर होते हैं डियर बेसिकली, इन देशों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसके नीचे कल हम लोग बात कर लिए थे थाईलैंड का, और थाईलैंड का डियर समझिए ये इसका मैप देखेंगे तो पतला सा नीचे तक ऐसे है, ये आपका है, ये पूरा जो है ये टोटल एरिया क्या है थाईलैंड का। अब थाईलैंड की राजधानी आपका बैंकॉक हम लोगों ने बात भी कर लिया है। सफेद हाथियों का देश है, ये भी बात हुई है। थाईलैंड में मित्रों किस धर्म की अधिकता है या किस धर्म के मानने वाले लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप बताएंगे आपका बौद्ध धर्म। थाईलैंड में भी आपका बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। और थाईलैंड में ज्यादातर न डियर टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं घूमने के लिए। तो टूरिज्म वहां के इकोनॉमी को आपका कंट्रोल करने का एक मुख्य साधन है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाने में बैंकॉक बहुत आगे, ये थाईलैंड बहुत आगे। वहां पर हर घर घर में आपका टेक्निकल चीजें बनाई जाती हैं। और वहाँ का कल्चर तो बिल्कुल अलग है। वहाँ का कल्चर कोई बैंकॉक में रहता हो उससे पूछिएगा, वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग होता है। और भारतीय लोग पाले जाते थे वहाँ पर, शुरुआत में एजुकेशन कम था तो वहाँ पर उनको भारतीय ब्याज देते थे, ब्याज पर पैसा बांट करके और फिर उन्हीं से फिर उसी को वसूलते थे। दाना वाना बेच बेच के यहाँ पर बहुत कमाते थे बैंकॉक में लोग। लेकिन अब जो है काफी रूल स्ट्रिक्ट हो गया है तो अब बहुत कम लोग जा पाते हैं। और कलकत्ता से आपका बैंकॉक के लिए जहाज जाती है बराबर आपका, आप वहाँ जा सकते हैं। और चाइना ने बैंकॉक यानी थाईलैंड से कर्ज लेकर के एक नहर बनवा रहा है, जिस नहर का नाम है क्रा नहर। मित्रों क्रा नहर आपका बन तो गई है लेकिन अभी शुरुआत नहीं हो पाया। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपना विकल्प बना रहा है कि चाइना यहाँ से जो जहाज लेके आता है अब मलक्का के रास्ते से ये आपका लेके ये अरब प्रायद्वीप के देश या फिर अफ्रीका के देश या फिर यहाँ से निकाल करके यूरोप में अपना व्यापार करता है। इस काम में जो चाइना कर रहा है, और आपको पता है कि जो भी व्यापार होता है समुद्र के रास्ते वह सस्ता होता है। ट्रेन से व्यापार आपका महंगा हो जाएगा और सबसे महंगा एरोप्लेन से हो जाता है। तो चाइना ने ये विकल्प बनाया क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार, अब अंडमान निकोबार पर भारत बैठा है तो भारत हमेशा इसकी पैनी निगाह रखता है। तो चाइना को हमेशा डर है कि युद्ध की स्थिति में भारत हमको यहाँ अंडमान निकोबार के मुहाने पर यहाँ पर घेर लेगा। तो अगर यहाँ से भी चाइना अगर अपना विकल्प बनाता है तब वो तो हम लोग ये मुहाने पर ही न बैठे हैं, इसको यहीं से निपटा लेंगे। फिर चाइना सोचता है कि चलो यार एक विकल्प और बनाते हैं,
यहाँ से जो सुंडा गर्त वाला रास्ता है वहां से निकाल लें जहाज, तो मित्रों आपका जो जावा और सुमात्रा के बीच जो सुंडा वाला हिस्सा है वहां पर समुंदर इतना छिछला है कि वहां पर कोई समुद्री जहाज जो बड़े हैं वह यहां से क्रॉस नहीं हो सकते। आप फिजिकल मैप में देखिएगा, आप पॉलिटिकल मैप में ये जो आपका समुद्र की गहराई का आकलन हो ही नहीं पाएगा। आप फिजिकल मैप देखेंगे तो समुद्र के किनारे जो देश है ना वहां पर कलर आपका वाइट, फिर थोड़ा सा ब्लू किया है, फिर डार्क ब्लू किया है, तो उससे पता चलता है समुद्र की गहराई ज्यों ज्यों बढ़ती चली जाती है वहां पर डार्क ब्लू करता जाता है। तो ये आपको फिजिकल मैप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे सुंडा गर्त के पास जो है समुद्र बहुत छिछला है, तो वहां पर बड़ी जहाजों को वह क्रॉस नहीं करा पाएगा। उसका नीचे से थुथुर जहाज का जो होता है नीचे का हेड डेक वह लड़ जाएगा, वो फट जाएगा, अब फट जाएगा वह जहाज का काम खत्म हो जाएगा। मित्रों इसीलिए ऐसा होता है। तो देखिए भारत में कितना बढ़िया विकल्प। आप सोचिए मित्रों, हमारे देश के ऐसे वीर सपूत आपका सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनको जापान ने ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो एज ए गिफ्ट दिया था, उपहार के रूप में दिया था। सोचिए इतने बड़े आपका महान योद्धा व्यक्ति, उनको उपहार में मिला था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मलक्का जो है ना मित्रों, मलक्का की जो जल संधि है वह भारत के लिए एकदम वरदान साबित होती। चाइना जब भी यहाँ से आएगा, चाइना को भारत एकदम मुहाने पर घेर लेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार जो यहाँ से खुलेगा जहाज उसका, वह सामने भारत पड़ जाता है। तो चाइना अपना विकल्प, इसी का विकल्प बनाया मित्रों चाइना। आप ध्यान से देखिएगा, एक ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करके CPEC जो बनाया चाइना, वह इसी से बचने के लिए आपका विकल्प बनाया चाइना। आप विदेश नीति जियोपॉलिटिक्स आप समझने की कोशिश करिएगा, ये चाइना ने इसी को आपका एक विकल्प बनाया कि यहाँ से हम विपरीत हालात में अपने प्रोडक्ट को सेल कर देंगे। लेकिन भारत भी यहाँ पर इसका चाबहार बंदरगाह को ले लिया ईरान का, और यहाँ से एक विकल्प आपका सेंट्रल एशिया के देशों को कनेक्ट करने के लिए बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सड़क और पटरी बनाने का काम मनमोहन सरकार में शुरू हुआ था, अब इस समय भी जारी होगा, मोदी जी हैं थोड़ी देर आपका कुछ काम आगे बढ़ा ही होगा, बट उसका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको बाद में देंगे। मित्रों थाईलैंड की सीमा क्या चाइना से लगती है कि नहीं लगती, बताइए, कौन बताएगा? सही जवाब आपने दिया, ये थाईलैंड की जो सीमा है वह चाइना से नहीं लगती, चाइना से नहीं लगती। लेकिन मित्रों म्यांमार की सीमा चाइना से लगती, लाओस की लगती है मित्रों। अब लाओस में क्या हुआ, चाइना ने यहाँ पर 11,000 करोड़ रुपए में, 11,000 करोड़ के आसपास का ये डाटा था मेरे पास, इतने पैसे में उसने आपका 1100 करोड़ शायद था, ऐसे ही कुछ है, 1,100 करोड़, इतना करोड़ रुपए में यहाँ पर बिजली घर को समझिए आपका ये दिया है चाइना को उत्पादित करने के लिए। किसने? लाओस ने। अब डियर भारत को चाहिए कि जो लाओस है मित्रों, अब एक बार पिछली सरकार में ही बात हुई थी म्यांमार से एक सड़क बनाने का, तो म्यांमार से एक सड़क बनाने का काम चल रहा था और वह सड़क आपका आगे बढ़ाया जाएगा। म्यांमार से बात हो गई थी जब इससे पहले की सरकार थी डियर, और ये लाओस में अगर भारत आपका इतना रुपया दे करके, और हालांकि देखिए भारत में इतने बड़े बड़े घोटाले आपका पिछले दिनों में हुए हैं, सब कौन कौन आपका इतना इतना हजारों करोड़ रुपया लेके भाग गए, विजय माल्या और कौन कौन आपका नीरव मोदी आपका और कौन कौन आपका कई लोगों ने लेके भाग गए आपका इतना पैसा विदेशों में। तो डियर चाहिए कि आपका सरकार को थोड़ा मोड़ा पैसा, अभी देखिए इधर किसी बंदरगाह पर काफी आपका कई हजारों का
जो है ये सब आपका अवैध, इधर जो 3 देश हैं मित्रों, ये जो 3 देश हैं और ये 3 देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये तीनों देश आपका अफीम का अच्छा उत्पादन करते हैं। और इधर वियतनाम को आपका, वियतनाम मित्रों इतना खूंखार देश है, गजब की लड़ाई आपका लड़ा, और 2 ही देश आपका अमेरिका को कोल्ड वार के दौरान, कोल्ड वार आपको पता है 1945 से 1991 के बीच चला। अब कोल्ड वार हुआ मेनली 2 देशों के बीच, लेकिन इन दोनों देशों के बीच आपस में एक भी गोली नहीं चली। और यहाँ पर वियतनाम जो था पतला सा है यस के आकार का, इसका ऊपर वाला जो था मित्रों वह रसिया के फेवर में था आधा, और आधा था अमेरिका के फेवर में। अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर खूब हथियार मुहैया कराया और इनको आपका खूब बम्बार्डमेंट करवाया। उसके बाद जो है बम समझिए ऊपर से गिराए सब दोनों मिल करके 27,000 या जो भी आपका इतना आपका बम गिराया डियर। अब स्टोरी समझिएगा, वियतनाम में मित्रों इतना खतरनाक सब, वहां जंगल इतना खतरनाक है वियतनाम में कि जंगल में वो खूब सब गड्ढा उड्ढा खोद देते थे, बड़े बड़े गड्ढा खोद करके अब खूब भाला लगा देते थे, से बड़े बड़े भाला लगा देते थे। हेलीकॉप्टर से उतरे आपका सैनिक जो बाहरी उतरते थे, उतरे और दौड़े भागे जाते थे, तब तो दौड़े और हचाक दे चले, घपाक दे भाला बाहर। डेविड जॉनसन, तो अजीब आपका हालात, एकदम परेशान हो गए सब वहां डियर। वियतनाम में इतना घने जंगल, और वही हाल अफगानिस्तान में हुआ। ये परेशान हुए क्योंकि यहाँ की लोकेशन ऐसी होती, जहां भी लोकेशन ऐसी हो जाएगी कि या तो घने जंगल हो, या तो वहां पर हो आपका नदियां या पहाड़, तीनों एरियाओं में कोई लड़ नहीं पाता। और अमेरिका और रूस वाले अच्छा धोने में कामयाब रहे, कहाँ, रेगिस्तानी इलाका में, इधर चाहे इराक का हो चाहे सीरिया का हो, चाहे आपका इराक सीरिया देखा होगा आपने, खूब गए सब, पूरा रेगिस्तान अब ले करके एक तरफ से तैनात करके मार मिसाइल इस पार से उस पार, दनादन। आज जो 27 करोड़ पर घबरा रहे हैं ना, आप देखे होंगे जब सीरिया में लड़ाई चल रही थी, वो रॉकेट था जो 1 सेकंड में कितना फायर मार रहा था, गिनेंगे नहीं देखा आपने? वो ऑटोमेटिक मिसाइल होती है जो एक गाड़ी के ऊपर ऐसे ट्रेपर लगा देते हैं सब, और बटन खाली ऑन कर देते हैं, मतलब वो बम का गिनेंगे। आप देखिए सीरिया में कई हजार बम गिरा होगा, कई लाखों बम हो, गिनती नहीं है डियर। 27,000 करोड़ बम में तो सब पूरा एशिया का खत्म हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं, बम थोड़ा बड़े बड़े नहीं रहा होगा, छोटा बड़ा सब हर साइज का होता है। बम की साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना, बम का कैसा साइज है, छोटा बड़ा साइज है। और ये खूब लड़े, लेकिन वो सब दोनों हार गए। हारे क्यों? रीजन था कि पूरा जंगली एरिया, आप कहीं जंगल में छिपे हैं, पत्ती आड़ में छिपे हैं, और स्ट्रेंजर एक मिसाइल होती है जो छोटा सा होता है, ऐसे शोल्डर पर लिए रहते हैं बस, अब उसको आपका ऐसे हीट करके ऑन करके फायर कर देंगे, और वह आग को पा करके, जैसे हेलीकॉप्टर है तो उसकी गर्मी, इंजन की गर्मी इतना ज़्यादा होती है कि गर्मी से वह जाता, निशाना नहीं लेना होता, ऐसे दाग दीजिए बस, वह ऑटोमेटिक आपका गर्मी की ओर ही जाएगा। तो जिधर हीट रहता है उसको जा करके धाए, खत्म, हेलीकॉप्टर आ गया नीचे। तो ये सब इतना परेशान कर दिए, अंत में इन दोनों जगहों से आपका ये अपनी फौज को क्या कर ली, हटा ली। तो वियतनाम, लेकिन आपका जब ये हटे तो चाइना इसको परेशान करने लगा, क्योंकि यहाँ इसका जो समुद्र में तेल है, और चाइना इसको, इसका समुद्र है, और चाइना कहता है कि पूरा जो है दक्षिणी चीन सागर पूरा हमारा है। ला ऐसे तो आपका डियर, ऐसे तो डियर ये भारत के नीचे जो हिंद महासागर है, पूरा हिंद महासागर आपका हिंदुस्तान का, क्योंकि हमारा नाम भी मिलता जुलता है, हिंद महासागर हिंदुस्तान। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है मित्रों,
कि समुद्र के तट से इतना किलोमीटर तक ही कोई खनिज मिलेगा, तो वह उस देश का होगा जिसके तट से इतना किलोमीटर दूर समुद्र में मिला। उससे ज्यादा आगे मिलेगा ना, तो वह उसका नहीं माना जाता है, वह आपका विश्व की संपत्ति के अंतर्गत आपका ले लिया जाता है। लेकिन आपकी तटरेखा से इतना किमी की दूरी पर एक पैमाना दिया जाता है। अब इसके समुद्र में यहाँ पर है पेट्रोलियम, ये चाइना इसको निकालने नहीं देता है। तब भारत से इसने कहा आपका वियतनाम, तो भारतीय सेना और भारत का जो तेल निकालने वाली कंपनी है वो सब जाकर के यहाँ तेल निकालती, और यहाँ भारत का जो युद्धपोत है किनारे किनारे लगे रहते हैं। और यहाँ भारत ने समझौता किया कि 50% तेल आप हमको दे दीजिए, और यहाँ जो तेल निकलेगा उसका 50% वियतनाम को दे देते हैं, 50% अपने देश को लाते हैं। और यहाँ जो मिसाइलें हैं ना भारत की, जो युद्धपोत है उस पर ब्रह्मोस मिसाइल है। अब ब्रह्मोस मिसाइल मित्रों दुनिया की इतनी खतरनाक मिसाइल है कि समझिए टारगेट को तो वो आपका 180 डिग्री तक मुड़ के पीछा करती है। मान लीजिए आपका ये कोई पहाड़ है, अब सपोज करिए ये कोई पहाड़ है और यहाँ ये चाइनीज है, ये चाइनीज है, ये चाइनीज है, ऐसे ये आपका ऐसे। अब यहाँ से कोई अगर मिसाइल मारा तो मिसाइल ऐसे जाएगी तो दूर गिरेगी ना, ये सब क्या होता है से बच जाते हैं। तो अब ब्रह्मोस जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल जो भारत की बनी मित्रों, वह इतना खतरनाक है कि यहाँ से उड़ेगी ऐसे ऐसे जाएगी, एकदम आकर के ऐसे मार देगी दड़ा जो भी टारगेट बनाएंगे। इतना नहीं, अगर कोई पहाड़ ऐसे है गुफा की तरह है, ऐसे पहाड़ है, कोई ऐसे पहाड़ होगा एक आठ नीचे ऐसे खाली ट्रेपर, ये मिसाइल ऐसे जाएगी ऐसे जाकर, और यहाँ से इतने डिग्री पर मुड़ जाती है, तो जितने डिग्री पर उसको सेट करेंगे उतने डिग्री पर ऑब्जेक्ट को ये करता है डियर। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल को मित्रों बहुत डिमांड है दुनिया में। वियतनाम तो उसको खरीदने की बात कर रहा था, अब भारत उससे आपका भी मोल भाव कर रहा है, जबकि भारत को चाहिए कि चीन से जवाब देने के लिए आराम से इस मिसाइल को EMI पर दे देना चाहिए वियतनाम को। ले जाओ आप, कम से कम चाइना से टक्कर देना है तो जो भी देश है ताइवान वन है ना, सब चाइना को घेरे। और भारत का इस समय संबंध मित्रों जितने देश हैं, इधर से जापान भी आपका किसका है मित्र, भारत का मित्र। जापान भारत का हमेशा, क्योंकि आपको पता है जापान का भारत से विशेष संबंध है। अभी देखा होगा भारत में बुलेट ट्रेन का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, जापान कर रहा है। और भारत के जिन दो प्रमुख शहरों के बीच बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच, भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन का संचालन होगा मित्रों। और वह हर भारत की नीतियों में क्या देता है, साथ देता है। और हमारे यहाँ नीचे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से भी बहुत बढ़िया संबंध है भारत का। इंडोनेशिया पूरे विश्व में सबसे बड़ा आपका मुस्लिम देश है, सबसे अधिक समझिए यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं इंडोनेशिया में। और चाइना हमेशा आपका मुस्लिम को कितना तंग करता है, सिंजियान प्रांत में जाइए देखिए, वो कुछ उनको करना ही नहीं देता। उनकी मस्जिद को आपका तोड़ करके, अगर कोई मस्जिद है तो उसका आकार तोड़ करके सिंपल करवा देता है, मतलब कोई आज़ादी है नहीं वहाँ पर इस्लाम को। वो बुर्का भी पहनने नहीं देता चाइना में, सोचिए। तो जो देश हैं, अब भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व मिलता है। भारत बताइए किसी को कोई धर्म में कोई सुविधा होती है नहीं, हर धर्मों को समान महत्व मिलता है, आपका पूरी आज़ादी है भारत में। भारत एक आपका मित्रों कैसा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। भारत में कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको पूरी आज़ादी है अपना त्यौहार मनाने का, अपना जो काम करने का। यही समुद्र में देखेंगे, यहीं पर आपका हैनान द्वीप है, देखिए यहाँ चाइना का हैनान द्वीप है। और चीन की सबसे बड़ी जो नौसेना है वह इसी हैनान द्वीप पर रहती है।
अब दे दीजिए वियतनाम को ब्रह्मोस। डियर आपका यहाँ पर पूरा आपका समझिए इसको आपका हालत खराब कर देगा पूरे विश्व में। ये ब्रह्मोस मिसाइल कितनी बड़ी क्वालिटी है मित्रों की 300 किलोमीटर तक जो कोई ऑब्जेक्ट आता है उसको तुरंत वह इंडिकेट कर देता है कि अब उससे आगे मत बढ़ना, और 150 किलोमीटर के रेंज में आ जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक फायर कर देता है। ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर दीजिए, 150 किलोमीटर के अंदर आएगा, वह उसको छोड़ेगा ही नहीं। और भारत में अब रसिया से मिल चुका है कौन, यस आपका 400 एंटीसेप्टिक मिसाइल। यह एक साथ समझिए आपका सभी दिशाओं में पैनी नजर रखता है। अब कोई भी मिसाइल कहीं से भी आ रहा है तो इसकी क्वालिटी के ऑटोमेटिक ये आपका अपने आप इसमें सब सिस्टम तैनात कर दीजिए, अपने आप आसमान में निकलेगा। तो सर ड्रोन कैमरा भी रहता है? हाँ सब रहता है। जैसे कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है वो आपको परमिशन देने की जरूरत नहीं, वो तैनात कर दीजिए बस, वो रडार पर लेगा और अपने ऑटोमेटिक फायर कर देगा, और आसमान में काफी ऊंचाई पर ही रहेगा, वहीं पर उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। यस 400 मिसाइल वी हैव टेकन फ्रॉम आपका रसिया से लिया गया। और कंबोडिया के बारे में, लाओस के नीचे जो कंबोडिया है, आपको पता है यहाँ पर हिंदू शासक जो थे वह कौन थे आपका, जिन्होंने भगवान विष्णु का वहां मंदिर बनवाया था, अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन ने कंबोडिया में बनवाया था अंकोर वाट का मंदिर। वह विष्णु का एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये आपका कंबोडिया जो है, आप याद रखिएगा कंबोडिया को, यहाँ पर भारत का शासन कुछ दिनों तक था, वहां पर सूर्यवर्मन ने आपका ये मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। और इसके अलावा जो है एक और है यार, आप याद रखिएगा उसके नीचे जो है, और वियतनाम में आपका इतिहास में अगर पूछता है हो ची मिन्ह, अगर पूछेगा वियतनाम को पूरा एक नए राष्ट्र के रूप में उदय करने में आपका एक अहम श्रेय, मतलब अमेरिका से लड़ाई या जो भी लड़ाइयां लड़ी गई वियतनाम में, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो हो ची मिन्ह ने किया। हो ची मिन्ह बहुत आपका शानदार व्यक्तित्व के एक आपका नेतृत्व या लीडरशिप करने वाले व्यक्ति थे हो ची मिन्ह। इनको भारत के लोग अंकल हो कहते, अंकल हो। ये हो का मतलब आपका अब हाई वाला शब्द नहीं, चाचा हो गांव में नहीं बुलाते हैं, ये वो वाला हो नहीं है। इनके नाम के आगे हो तो इनको अंकल हो कहा जाता था। ये वियतनाम में आपका जो लड़ाई लड़े थे कोल्ड वार के दौरान, उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाया था किसने, हो ची मिन्ह ने। तो हो ची मिन्ह आपका कहाँ के शासक थे, तो बताइएगा वियतनाम का। वियतनाम का चीन सागर में स्थित जो तेल होता है उसको निकालने का काम करती है भारत की तेल कंपनियां, और वह अपना 50% खर्च के रूप में लेती है। अब 50% या जो भी आपका परसेंटेज वैल्यू होगा वो आपका वियतनाम को दे देती है। जबकि चाइना जाएगा, अगर वियतनाम अपना निकालना चाहेगा तो चाइना इसको निकालने नहीं देता है, क्योंकि इसके पास उतनी सेना और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं। अब बताइए उस समय वो सब जंगल में लड़ रहे थे पतई की आड़ में, तो पतई की आड़ में आपका धनुष तीर या भाला खोपने से आपका समुद्र में तेल निकलेगा, टेक्नोलॉजी में पीछे थे। इसलिए मित्रों भारत ने साथ दिया। भारत की टेक्नोलॉजी आपको पता है दुनिया में इस समय बहुत आगे जा रही है। भारत ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। भारत ने शिक्षा के महत्व को जाना और उसको आपका अत्याधुनिक किया। आप लोग भी कितना अच्छा आगे चल करके आप लोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे। देखिए भारत जो होता है नडियर, भारत एक कंस्ट्रक्टिव नेशन है, एक निर्माणाधीन। भारत किसी के ऊपर हमला करता ही नहीं। भारत आपका जो है आक्रामक देश है ही नहीं। हाँ, भारत पर कोई हमला कर देता है उस दशा में भारत उसको छोड़ता नहीं। भारत देखिए पाकिस्तान के साथ जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, चार, हम चाहेंगे कि आप पाकिस्तान में जब पीओके लेने की बारी आए तब तक आप पढ़ लिख के जाएं सेना में, और
अभी उसमें आपका एक बार मऊ के थे ब्रिगेडियर उस्मानी, जिन्होंने आपका एकदम पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और पाकिस्तान का नष्ट नाबूद कर दिया, सब भागने लगे आपका। तो उसी तरह से मैं फिर चाहूंगा कि मऊ के योद्धा जाएं और आपका पीओके को फ्री कराएं। आपका थैंक्स, जय हिंद।